बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के प्रोग्राम में 2-3 टॉपिक पे बात करेंगे, जिसमें इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के लिए पीडीएम ने सरतोड़ कोशिशें शुरू कर दी हैं। और दूसरा हमारा टॉपिक होगा कि तहरीक इंसाफ और फौज को आपस में लड़ाने के लिए जो साजिश की गई है, और इसमें कल वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और इसमें बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, उस पर भी बात करेंगे। और तीसरा शहबाज गुल के हवाले से भी बात करेंगे। उसमें आज फवाद चौधरी ने धमकी दी है कि अगर तहरीक इंसाफ को मजबूर किया गया तो वो इस्लामाबाद को चारों तरफ से ब्लॉक कर सकते हैं, और जब भी वो चाहे। उसके साथ साथ पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान जो डील तकरीबन हो चुका है, और उसमें नेक्स्ट जनवरी तक पेट्रोल की कीमतों में 50 रुपये फी लीटर मज़ीद इजाफा किया जाएगा। ये 4 हमारे मेन टॉपिक है और इस पे आज बात करेंगे। इस पे डिटेल में जाने से पहले सारे दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि वो अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जितने हमारे एनालिसिस और ब्रेकिंग न्यूज़ और अहम वीडियो होंगे ताकि वो आप तक पहुंच सके। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान को डिस्क्वालीफाई करने के हवाले से जो कोशिशें शुरू की गई है। उसमें पीडीएम के कुछ एमएनएज़ ने इलेक्शन कमीशन के अंदर एक रेफरेंस दायर किया है, और उसमें उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया है कि इमरान खान ने तोशाखाना वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म, सदर या बाकी जो जितने भी ऑफिशियल्स होते हैं, वो अगर बैरूनी मुल्क दौरे करते हैं और वहाँ पे उनको कोई गैप्स अगर मिल जाए तो वो जब वापस आएंगे तो वो सरकारी तौर पे उसी डिपार्टमेंट के अंदर जमा करते हैं। लेकिन उसके लिए एक ये भी तरीक़ाकार है कि फ़र्ज़ करें अगर कोई उसी गिफ्ट को लेना चाहे तो उसके लिए एक कमेटी है, वो कमेटी डिसाइड करेंगे कि इसके कितने प्राइस है, और वो जो प्राइस है वो मुतालिका बंदा वहाँ पे जमा करके उसके बाद फिर उसको ले भी सकते हैं। इमरान खान साहब के हवाले से जो इल्ज़ाम है एक घड़ी के हवाले से, और उस हवाले से उन्होंने 2-3 मरतबा पहले भी बात की थी कि जो घड़ी थी उसको उन्होंने बेच दिया था, और उस पर बनीगाला की जो सड़क है उसी सड़क को तामीर किया गया था। अभी अंदर क्या तरीक़ाकार हुआ था, उसके जो पेमेंट थी बकौले इमरान खान साहब के कि पहले उसके लिए ये तरीक़ाकार था कि आप 20 या 30% या उससे भी कम था मेरे ख़्याल में, वो पैसे जमा करेंगे। लेकिन जब वो हुकूमत में आ गई तो उन्होंने उस तरीक़ाकार को चेंज कर दिया और उसको बढ़ा दिया 50% तक, कि अगर कोई तोशाखाने से जो भी अगर उनको गिफ्ट मिला है तो कम से कम उसके 50% वो सरकार के पास जमा करेंगे, और उन्होंने बाकायदा वो 50% सरकार के पास जमा करके जो बाकी पैसा था वो वहाँ पे सड़कों पे लगाया था। लेकिन ये एक सिर्फ जस्ट तंग करने के लिए पीडीएम की तरफ ये सारी चीज़ें हो रही है। और इसमें एक और भी टेक्निकल चीज़ है। आज पीटीआई के वकील ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कहा कि आप इस केस की समाअत नहीं कर सकते क्योंकि इमरान खान कौमी असम्बली के रुकन नहीं है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि नहीं, ऑफिशियली वो हमारे पास अब भी रुकन कौमी असम्बली है, क्योंकि वहाँ पे ये हुआ था कि जब पीटीआई के एमएनएज़ ने रिज़ाइन किया और उस वक्त के स्पीकर ने उसको एक्सेप्ट किया, तो टेक्निकली ये सेक्रेटरी कौमी असम्बली की ज़िम्मेदारी थी कि वो जो नोटिफिकेशन था वो कौमी असम्बली से इलेक्शन कमीशन में भेज देते। लेकिन जब पीडीएम वाले आ गए तो उन्होंने उसको रोक दिया कि नहीं, आप नहीं भेज सकते। उसको फिर नए स्पीकर ने अपने ऑफिस के अंदर रखा कि इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और अभी उसी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस तरह के 11-11 इस्तीफे वो खुद मंजूर कर रही हैं, एक कानून के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, और अभी यहाँ पे भी इमरान खान के ख़िलाफ़ उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये एक बड़ा अजीब किस्म का गेम पीडीएम ने शुरू कर दिया है, और सिर्फ उसका मकसद ये है कि इमरान खान को और पीटीआई के लोगों को दबाव में लाए या उसको टॉर्चर करे। लेकिन चूँकि ये केस ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, तो वहाँ से जब तक फैसला नहीं आएगा इलेक्शन कमीशन कुछ भी नहीं कर सकता।
एक और ख़तरनाक जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाने की साजिश हो रही है। एक आशिर बाजवा एक इंजीनियर है और उसने कुछ एनालिसिस की है, वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि जब से ये कैंपेन लॉन्च किया गया तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़, तो उसमें कितने लोगों ने हिस्सा लिया। ये एक प्लान कैंपेन बनाया गया। ये ऐसा नहीं कि मतलब किसी बंदे ने ट्विटर पे कोई पोस्ट किया और उसके पोस्ट को उठाकर लोगों ने उस पर तनकीद की, ऐसा नहीं हुआ। उसने बड़े इंटरेस्टिंग एनालिसिस की है और उसके एनालिसिस ये है कि उसमें तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 5000 ट्वीट्स की उन्होंने एनालिसिस की है और उसके अंदर इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटीआई के सिर्फ 3 बंदों के ट्वीट्स उसके अंदर शामिल हैं। बाकी जितनी भी है वो या तो मुस्लिम लीग नून के हैं या पीटीएम के हैं या पीडीएम के दूसरे जमातों के हैं या आम लोग हैं। उसमें सिर्फ 3 ट्वीट्स इन लोगों ने उठाए हैं और बाकी जितनी भी है वो इन्होंने नज़रअंदाज कर दी है। जो 3 पीटीआई के सपोर्टर हैं और इसमें एक ये जो आप लोगों ने टीवी चैनल पे देखा जो 17 साल एक लड़का है उसको उठाया है और बाकी 2 और उठाए हैं। इनकी तकरीबन अभी मैं देख रहा था तो उसमें एक बंदे के तकरीबन कुछ राउंड अबाउट 570 के करीब फॉलोअर्स है और उसने 1000 से ज़्यादा लोगों को फॉलो किया है। ज़्यादातर उन्होंने रीट्वीट की है दूसरे लोगों की। और उसमें जो दूसरा है उसमें तकरीबन 50 के करीब राउंड अबाउट फॉलोअर्स हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो हज़ारों की तादाद में जिन लोगों के फॉलोअर्स है उसमें ये अतीक PMLN से है, अदनान सदीकी है, सियानी एक बंदा है, सैयद आमिर एडुकेट है, मलंग नामा है, उमेर अजमल है, खनशा आगा खान है, मतलब इसी तरह के काफ़ी सारे नाम हैं। और ये सारे लोग मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। हिना परवेज़ भट्ट जो उनके MPA है वो भी इन लोगों को फॉलो करती हैं और इनके अकाउंट से पाकिस्तानी फौज के ख़िलाफ़ गलीज़ किस्म की ट्वीट्स हुई है। उसी दौरान जब ये बलूचिस्तान में अलमनाक हादसा हुआ उसमें हमारे जनरल सरफराज साहब और उनके जो साथी थे वो शहीद हो गए थे, तो उसी दौरान ये ट्वीट्स आ गए थे और उसी दौरान ये 3 ट्वीट्स भी आ गए थे जिस पे ये वीडियो बनाई गई है। और उसको आप देख ले कि जियो टीवी, समा टीवी और बाकी जो है वो उन्होंने उस वीडियो को चलाया जिसमें ये 3 PTI के बंदे थे, लेकिन उसके अंदर इन लोगों को शामिल नहीं किया गया। उसमें जियो टीवी के अंदर मैं देख रहा था और उनके जो स्क्रीन पे चल रहा था उनका एक टेक्स्ट, उसमें कहते हैं कि जनरल सरफराज और उनके साथियों के हेलीकॉप्टर को पेश आने वाले हादसे के आड़ में PTI के ट्रोल्स की तरफ से शकी क़ल्बी का मुजाहरा, शोहदा का मजाक, इमरान की हिमायत करने वाले रिटायर्ड फौजियों की मुंह पर तमांचा है। ज़ेर नज़र ट्वीट्स में बकवास करने वाली मुनीब कियानी ISF जेलम का कन्वीनियर है। मुनीब ने एतराफ़ किया कि उसने हेलीकॉप्टर वाक़े पर गैर ज़रूरी और वतन दुश्मन ट्वीट्स किए। वो तहरीक इंसाफ के हार्ड कवर कारकुन और माजी में कई अहम ओहदों पर रह चुके हैं। ये जिसने भी ये लिखा है, मतलब मैं हमेशा कहता हूँ कि इनके एडवाइज़र बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। कहते हैं कि मुनीब उसने अपने ट्वीट्स का इतराफ़ किया, उस बंदे के ट्वीट्स का बहुत गलीज़ किस्म के जितने भी लोगों ने किए, सिर्फ इस मुनीब ने नहीं, जितनी भी लोगों ने की हैं वो बहुत ज़्यादा काबिल मज़म्मत ट्वीट्स उन्होंने किए थे। लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि वो PTI, ये इस लड़के की जो एज है वो तकरीबन 17 ईयर है, 17 साल बकौले उन सोशल मीडिया रिपोर्ट्स के। यहाँ पे जियो कहते हैं कि ये PTI के हार्डकोर कारकुन और माजी में कई अहम ओहदों पर रह चुके हैं ISF के। एक बंदी की एज 17 साल है और माजी में
ہم ماضی کہتے ہیں کہ 5 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی ہے اس کو ماضی کہتے ہیں. مطلب اگر کوئی کام ریسنٹلی ہوا ہے، چند مہینوں میں ہوا ہے یا پچھلے سال ہوا ہے تو اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ پچھلے سال یا ریسنٹلی یہ کام ہوا. لیکن یہاں پہ بطور جیو کے ماضی میں وہ تحریک انصاف اور ISF کے کئی اہم عہدوں پر رہ چکے ہیں. مطلب اس حد تک آپ دیکھ لیں کہ ایک بندے کی عمر 17 سال ہے اور آپ کہتے ہیں کہ ماضی میں وہ ISF اور تحریک انصاف کے کئی اہم عہدوں پہ رہ چکے ہیں. یہ ان کا اتنا ہارڈ کور ورکر ہے. اور یہاں پہ اس لڑکے کی جو عمر ہے وہ 17 سال ہے. تو یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. دوسرا، عاشر باجوہ کے مطابق 5 اگست سے لے کر 12 اگست تک 7 دنوں کے دوران جیو نے یہاں پہ اس کمپین کے اندر حصہ لیتے ہوئے 100 ویڈیوز آن ایئر کیے ہیں. 100 ویڈیوز جیو نے آن ایئر کی. اور اس میں ان کے جو ٹیگز تھے، کیا ٹیگز انہوں نے یوز کیے ہیں: کمپین اگینسٹ پاکستان آرمی، ٹرینڈ اگینسٹ دی مرٹائر آف پاکستان آرمی، اینٹی آرمی کمپین، ٹرینڈ اگینسٹ دی مرٹائر آف پاکستان آرمی، PTI ورکر اپالوجی، شہباز گل اینٹی آرمی. اور پھر اس کے ہے PTI ورکر اپالوجیز. یہ انہوں نے ان 100 ویڈیوز کے اندر یہ ٹرینڈ یوز کیے ہیں. اسے آپ اندازہ لگا، یہ صرف جیو کا نہیں، یہ سما اور باقی جتنے ٹی وی چینل تھے سب کے سب نے ان ویڈیوز کو اسی وقت چلایا. پھر اس کے اندر پاکستان کے نامور جو بڑے بڑے صحافی ہیں، جو بہت بڑے نام ہیں، میں کسی کا نام تو نہیں لوں گا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ یوٹیوب کے اوپر انہوں نے جو اپنے ویلاگس کی اور اس کے لیے جو ٹمبنیلز بنائے یا اس کے جو ٹیگز وہاں پہ دیے، تو وہاں پہ وہ کہتے ہیں جو ٹیگز اور وہاں پہ ان کے ٹمبنیلز کے ہیڈ لائنز ہیں: فوج مخالف مہم کا حصہ بننے پر معافیہ، شہباز گل کا فوج میں بغاوت کا بیان. پھر ایک اور میں کہتے ہیں کہ عمران خان کی پارٹی ٹوٹے گی. پھر ایک اور نے وہاں پہ لکھا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے لاڈلے عمران اور ARY پر برا وقت. پھر کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ شدید غصے میں، عمران خان کو شٹ آف کال. پھر کہتے ہیں کہ فوج کے خلاف مذموم مہم، PTI اسٹیبلشمنٹ تعلقات بدتر. پھر ایک اور جگہ پہ وہ کہتے ہیں فوج کے شہداء کے خلاف مذموم مہم گلے پڑ گئی. پھر کہتے ہیں فوج کو بغاوت پر اکسانے کا الزام، شہباز گل گرفتار. مطلب اس قسم کے یہ سارے وہ نام ہیں جو بہت بڑے بڑے نام ہیں، لیکن میں کسی کا نام یہاں پہ نہیں لوں گا. یہ جو عاشر کا ٹویٹر ٹائم لائن ہے اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اس سے آپ اندازہ لگائے کہ مطلب یہ کتنا پری پلانڈ کمپین بنایا گیا. اس میں ان سارے لوگوں کو انوالو کیا گیا اور اس پہ کروڑوں روپے خرچ ہوئے ہوں گے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے کہ آپ کے لیے اتنے بڑے بڑے جو ویڈیوز ہیں وہ ٹی وی چینل مفت میں چلائیں گے. کوئی بھی ٹی وی چینل آپ کے لیے، وہ آپ کے باپ کا بیٹا نہیں ہے کہ وہ آپ کے لیے مفت میں چلائے. تو اس پہ آپ اندازہ کریں کہ جب وہ اس کے اندر یہ ہے کہ تقریباً 23 سیکنڈ سے لے کر مطلب ہیڈ لائن سے لے کر ایک گھنٹے کا پروگرام اس پہ کیا گیا. تو ابھی آپ اندازہ لگائیں کہ ایک گھنٹے کے پروگرام کے لیے انہوں نے کتنا پے کیا ہوگا، کتنا پیسہ قومی خزانے سے اس مہم پہ خرچ کر چکا ہوگا کہ تحریک انصاف اور آرمی کو آپس میں لڑائے. اور پھر یہاں پہ آپ ان کی بدنیتی کو دیکھ لیں کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور PDM کے باقی جو جماعتیں ہیں ان کے لوگوں کی طرف سے اسی وقت جو مذموم قسم اور غلیظ قسم کی ٹویٹس کی گئی ہے وہ درجنوں کی تعداد میں ہیں، اس کو مکمل نظر انداز کر دیا. ایک بھی ٹویٹ اس میں شامل نہیں کیا اور نہ ایک ہی بندے کو اس کے اندر گرفتار کیا گیا. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا پری پلان کمپین بنایا گیا تھا. اور اس میں پھر
आप देख लें कि अरशद शरीफ जब यहाँ से चले गए, क्योंकि सारी दुनिया को पता है कि वो बेचारे, उनको काफ़ी बहुत ज़्यादा ख़तरा था, उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा ख़तरा यहाँ पे थी, उसी वजह से वो पाकिस्तान से निकल गई। उनके ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ के लोग जो सारे मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं, उन्होंने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा अरशद शरीफ भगोड़ा के नाम से एक ट्रेंड चलाया और उसमें सैकड़ों, तकरीबन 5000 ट्वीट्स उन लोगों ने किए, और उसमें अक्सरियत जितनी भी है उनको मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाए। फिर सेम जुडिशरी के ख़िलाफ़ मरियम नवाज़ की इन लोगों ने इतना गलीज़ कैंपेन चलाया, और अक्सरियत में जितने भी लोग हैं उनमें अक्सरियत मरियम नवाज़ फॉलो करती है। जुडिशरी के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चला था, ये जो पीटीआई के ख़िलाफ़ आर्मी से लड़ाने का जो कैंपेन चला था, और अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ जो कैंपेन चला था, इन तीनों के उन्होंने एनालिसिस की है, और इसमें ये सारी चीज़ें सामने लाए गए हैं कि तकरीबन राउंड अबाउट जो एक 5000 ट्वीट्स की उन्होंने एनालिसिस की, तो उसमें अक्सरियत मरियम नवाज़ फॉलो करती हैं। इसका मकसद ये है कि उनके सोशल मीडिया के लोग हैं, ये सारे के सारे जो इस ट्रेंड का हिस्सा रहे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान के अंदर कि इस किस्म की चीज़ें इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हो रही है, और पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी सियासी जमात को लड़ाया जा रहा है। किसके साथ? फ़ौज के साथ। कल ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ये जो कैंपेन यहाँ पे चलाया गया था, इन 3 बंदों के जो ट्वीट्स थे उसको फिर हिंदुस्तान ने उठा लिया, मतलब तहरीक इंसाफ को जो सपोर्ट थी वो हिंदुस्तान की तरफ से मिल गई। और ख्वाजा साहब वो बंदा हैं जिनकी स्टेटमेंट अब भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। उनके वीडियो इस वक्त आप सोशल मीडिया पे मौजूद है कि जो पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ जितना गलीज़ ज़ुबान ख्वाजा आसिफ ने यूज़ किया, नवाज़ शरीफ ने यूज़ किया, मरियम नवाज़ ने, साद रफ़ीक ने, यहाँ पे ये राना सनाउल्लाह ने, मतलब इनके जितने भी लोग हैं, उस किस्म का ज़ुबान आज तक इमरान ख़ान ने कभी भी यूज़ नहीं किया। ना पाकिस्तान के मतलब किसी और बंदे ने यूज़ किया होगा सिवाय मौलाना फजलुर रहमान के, असद जरदारी के और इन लोगों के। और वो यहाँ पे आकर पाकिस्तानी कौम के सामने कहते हैं कि इमरान ख़ान के साथ इंडिया मिलकर उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाया। ये पाकिस्तान के वज़ीर दिफा है ये बंदा। आप देख लें कि पाकिस्तान के दिफा की वजारत एक ऐसे बंदे के हाथ में है, और वहाँ पे अभी मैं देख रहा था 1 घंटा पहले हारून असलम साहब जो लेफ्टिनेंट जनरल है साहब का, उन्होंने एक ट्वीट किया, और उसके अंदर उन्होंने ये लिखा है, खुदा के लिए ये जो मुहिम ख्वाजा आसिफ आपने शुरू की है, और आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर के लॉयल्टी के हवाले से सवालात उठा रहे हैं, तो हमने माजी में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर ये तजुर्बा किया था, और उसके जो असरात हैं वो आज तक हम भुगत रहे हैं। आप देख लें कि इस वक्त ये लोग जो हुक्मरान जमात के लोग हैं, ये पाकिस्तान के साथ कितना एक ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं कि इस वक्त तहरीक इंसाफ जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है, चारों सूबों के अंदर, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अंदर उनके लोग मौजूद हैं, और उसको पाकिस्तानी फ़ौज के साथ लड़ाया जा रहा है। आप मुझे ये बताइए कि अल्लाह न करे अगर ये दोनों आपस में लड़ पड़े तो उसका नुकसान किसको पहुंचेगा? जब यहाँ पे आर्मी उनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और वो रिएक्ट करेंगे तो नुकसान किसको होगा? पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को। और ये जो इस वक्त हुकूमत के अंदर बैठे हुई है वो अगर इसी किस्म की सिचुएशन में अल्लाह के भी वो लम्हात न लेके आए, ये उसी दिन जिहाद में बैठकर कोई लंदन चला जाएगा और कोई यूएई जाकर बैठ जाएगा और कोई यहाँ से जाकर अमेरिका और बाकी यूरोपीय ममालिक में बैठ जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर कोई भी नहीं होगा उस वक्त, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हम होंगे, ये फौजी जवान होंगे और यही जो हमारे आम लोग हैं ये लोग होंगे। तो फिर नताइज कौन भुगतेंगे? हम आम पाकिस्तानी अवाम। इसी वजह से पाकिस्तानी अवाम और फौज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती। तो जो इस्टेब्लिशमेंट या फौज के ज़िम्मेदार लोग हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए
PDM के अंदर जितने भी लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करें। जितनी टीवी चैनल्स और जितनी भी जर्नलिस्ट इसके अंदर इन्वॉल्व हैं और उनसे ये पूछा जाए कि उनको किसने कहा था कि आप इस मुहिम के अंदर हिस्सा लें, क्योंकि ये पाकिस्तानी फौज पे बराह रास्त हमला है और पाकिस्तानी कौम पे बराह रास्त हमला है। अगर इस कैंपेन को इस वक्त न रोका गया और इसको मज़ीद आप लोगों ने बढ़ाया तो याद रखिए कि इसका नुकसान पाकिस्तान को होगा और पाकिस्तानी कौम को होगा और हमारे इदारों को होगा। क्योंकि जिस तरह कैंपेन आजकल अदलिया के ख़िलाफ़ ये लोग चला रहे हैं, तो पाकिस्तानी फ़ौज ये याद रखे कि जिस तरह अप्रैल से पहले उनके ख़िलाफ़ एक मुनज़्ज़म कैंपेन चलाया जा रहा था, अगर ये लोग जिस दिन हुकूमत से निकल गई उसी दिन पाकिस्तानी आर्मी के ख़िलाफ़ ये दोबारा कैंपेन शुरू करेंगे और फिर आप लोग जो है बहुत ज़्यादा अफसोस करेंगे, लेकिन उस वक्त आप लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं होगा। इसी वजह से ये जो कैंपेन है ये इंतहाई ख़तरनाक है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कैंपेन चल रहा है। पाकिस्तानी फ़ौज का मकसद ये है कि पाकिस्तानी फ़ौज के अंदर कौन है? इस कौम के बच्चे हैं, वो तो कहीं बाहर से तो नहीं आए। तो क्या यहाँ पे ये लोग अपने बच्चों के खिलाफ कैंपेन चलाएंगे? ये मुमकिन है, ये पॉसिबल है। बच्चों के अंदर कोई एक ऐसा हो सकता है जो कोई गलती करेंगे, तो बड़ों की ये जिम्मेदारी होती है कि वो फिर वहाँ पे अपने बच्चों को समझाते हैं कि बेटा ये जो आपका काम है ये गलत है। लेकिन आप यहाँ पे आप देख लें कि जो कौम है वो अपने बच्चों के खिलाफ जाकर अपने बच्चों को कमज़ोर करेंगे। ये किस तरह पॉसिबल है? मतलब थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा आप सोच लें और उसके बाद फिर आप ये फैसला करें कि ये जो कुछ आजकल हो रहा है इसमें कितनी हकीकत है और इसके पीछे क्या मकसद है। देखिए, इस वक्त ये एक साजिश हो रही है कि पाकिस्तानी जो कौम है उसके जो मतलब PTI के साथ ज़्यादातर यंग नस्ल है, यंग लड़के हैं और ये वो लोग हैं जो माजी में आप लोगों को पता था कि ये मुफ्त के फौजी थे। जब भी आर्मी के ख़िलाफ़ जहाँ से भी बात होती थी, ख्वाह इंडिया से या पाकिस्तान के अंदर से, मोहसिन दावड़ और इस टाइप के लोग जो उनके लोग थे वो बात करते थे, तो यही फौज थी जो सोशल मीडिया पे उनको काउंटर करते थे। लेकिन अभी इस सूरत हाल की वजह से उनको पीछे धकेल दिया गया और उनको ये जाहिर किया गया कि यहाँ पे फौज जो है वो आपके बहुत बड़ा दुश्मन है। तो इसी वजह से ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन लोगों को एक किस्म का जो कैंपेन चलाया जा रहा है, जो हुआ है, अभी नेक्स्ट सबसे बड़ा काम ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस चीज़ को नाकाम बनाए। जो नौजवान हैं अगर उनको आप लोगों के ज़रिए अगर उनको टारगेट किया गया तो याद रखिए कि हुकूमत ख़त्म होने के बाद यही लोग फौज के ख़िलाफ़ हमलावर होंगे, क्योंकि इनके माजी है, इनके माजी आप देख ली, इनके माजी इस बात का सबूत है कि ये फौज के ख़िलाफ़ हमलावर होंगे। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल में सबने देखा जो मौलाना फजलुर रहमान ने कई प्रोग्रामों के अंदर फौज के हवाले से क्या बातें की, मरियम नवाज़ ने क्या कहा, जावेद लतीफ़ ने क्या कहा, उनके साद रफ़ीक ने क्या कहा। ये तो अभी हुकूमत में है और फौज और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से यही रवैया है, तो जब यहाँ से निकलेंगे तो क्या कुछ होगा। इसी वजह से ये जो आप लोगों का सपोर्ट है ये सपोर्ट ख़त्म मत करें। यही लोग आप लोगों की ताकत है, यही लोग आप लोगों के पुश्त पे खड़े होंगे। इसी वजह से ये जो कैंपेन है इस कैंपेन को पूरी तौर पे इनको शटअप कॉल दी। जितने मीडिया के लोग और चैनल इसमें इन्वॉल्व है वहाँ पे इसको रोक लें और मज़ीद जो है फौज और कौम के दरमियान जो फासले हैं उसको बढ़ाने की जो साजिश है उसको नाकाम बनाए। एक और बड़ी ख़बर ये है कि आज फवाद चौधरी ने ये धमकी दी है कि जो शहबाज गिल के ख़िलाफ़ जो एक बड़ा अफसोसनाक किस्म के सूरत हाल इस वक्त चल रही है और कल रात से वो हॉस्पिटल में हैं, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि वो अस्थमा का मरीज़ है, तो उसी वजह से उनको सांस की तकलीफ़ है और अल्लाह उनको सेहत दे, हम यही दुआ करेंगे। लेकिन फवाद चौधरी ने ये कहा है कि अगर ये इंतकामी कार्रवाइयाँ जारी रही तो अगर वो जिस वक्त भी चाहे वो इस्लामाबाद को चारों तरफ से
ब्लॉक कर सकती है। और वो इसलिए कि पंजाब के अंदर उनकी हुकूमत है, केपी में उनकी है, कश्मीर के अंदर उनकी है, गिलगित में उनकी है, तो उनके लिए इस्लामाबाद को ब्लॉक करना इतना मुश्किल काम नहीं है। इसी वजह से इस सूरत हाल को आगे बढ़ाने से गुरेज किया जाए। और जो ज़्यादती उनके साथ हो रही है, देखिए उन्होंने एक गलत बात की होगी, लेकिन उसकी सज़ा जो उनको दी जा रही है वो मुनासिब नहीं है, वो इंसाफ नहीं है। उनसे ज़्यादा जो ख़तरनाक बातें हैं वो नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ और फजल रहमान और साद जरदारी और उसके साथ राना सनाउल्लाह वगैरह जितने हैं, उन्होंने उनसे ज़्यादा सख्त बातें की थी। या तो इंसाफ ये है कि उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करी, उन सारे लोगों को भी गिरफ़्तार किया जाए और फिर सब के साथ यही सलूक करे, तो मेरे ख़्याल में फिर उस पर कोई भी बंदा आवाज़ नहीं उठा सकेंगे कि एक बंदे के साथ ज़्यादती हो रही है और बाकी लोगों को प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, उनको हुकूमत में बिठाया गया है। तो अगर इंसाफ है तो फिर सब लोगों को गिरफ़्तार होना चाहिए, अगर नहीं तो फिर एक बंदे को तशद्दुद का निशाना नहीं बनना चाहिए। एक और भी जो आखिरी ख़तरनाक बात यह है कि वो पाकिस्तान ने IMF को यकीन दहानी कराई है कि वो पेट्रोल पे जो लेवी है, जो एक टैक्स है, उसको जनवरी तक 50 रुपये तक बढ़ाएंगे। मतलब जनवरी तक अगले महीने से 10-10 रुपये इसमें इजाफा होगा। तो 50 रुपये मज़ीद आप लोग तैयार रहे कि पेट्रोल की जो कीमतें है उसमें कमी के बजाय 50 रुपये उस पर मज़ीद टैक्स लगाया जाएगा। और फिर इसकी मद में आप लोगों से 855 अरब रुपये पाकिस्तानी कौम से वसूल किया जाएगा। 855 अरब रुपये आप लोगों से इजाफी वसूल किया जाएगा इस लेवी के मद में। और इसके अलावा जो इजाफी आजकल राउंड अबाउट 70 से 100 रुपये पी लीटर जो आप लोगों से इजाफी लिया जा रहा है, तो आप ये सोच ले कि परस करें अगर उसको भी साथ मिलाए और 50 ये हो गया और वहाँ पे 100 रुपये आप लोगों से इजाफी वो लिया जाएगा, तो फिर ये 150 हुआ। तो आप फिर इसको काउंट करें तो ये तकरीबन कुछ 2500 अरब से ऊपर बात चली जाएगी। कितना जुल्म पाकिस्तानी कौम के साथ हो रहा है। ये सिर्फ पेट्रोल में नहीं, बिजली के अंदर, गैस के अंदर, ये जो अभी इसी महीने जो बिल्स आ गए थे और उसमें जो ज़ालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं, और आपकी बिल यहाँ पे होगा कुछ 1-2 हज़ार रुपये और टैक्स आपके पीछे आएगा 10 और 12 और 15 हज़ार रुपये। कितना जुल्म हो रहा है। मतलब इस PDM ने पाकिस्तानी कौम को तबाह कर दिया। पाकिस्तानी कौम के साथ जो जुल्म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, ANP, मोहसिन दावड़, MKOM, बलूचिस्तान के कौम पर इन लोगों ने जो जुल्म किया वो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी नहीं हुआ। हम जैसे लोगों की ज़िंदगी को तबाह कर दिया, हमारे लिए ज़िंदगी मुश्किल बना दी। हम अपने फैमिलीज़ को नहीं पाल सकते, हम इन अखराजात को पूरा नहीं कर सकते। आप यकीन करें कि जो जुल्म पाकिस्तानियों के साथ इस हुकूमत ने किया वो पाकिस्तानी कौम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। और जब इलेक्शन में आएंगे तो इंशाल्लाह इनको इस चीज़ का पता चलेगा कि पाकिस्तानी कौम के साथ जो जुल्म इन लोगों ने किया है, पाकिस्तानी कौम अपने वोट के ज़रिए इनको किस तरह का रिस्पांस देंगे। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।